डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका से वापसी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई मुलाकात, किन मुद्दों पर हुई चर्चा? But BRICS was put there for a bad purpose, and most of those people don't even want to talk about it. यूक्रेन के चेर्नोबिल पावर प्लांट पर हमला, रेडिएशन शेल्टर को हुआ नुकसान। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम पर चर्चा की खबरें, और ले चलेंगे राजस्थान के मरु महोत्सव में भी। यहाँ करीबन इस बार 35 कैमल्स ने भाग लिया है और उनको 9 में बांट करके 4 हमने रेस कराई है। बस थोड़ी देर में। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से। 2 दिन की अपनी अमेरिका यात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वापस लौट रहे हैं। इस यात्रा के दौरान उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी से मुलाकात के बाद घोषणा की कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार घाटा कम करेगा और इसके लिए वो पहले से ज्यादा तेल, गैस और सैन्य हार्डवेयर जैसी चीजें खरीदेगा। साथ ही अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान भी भारत खरीदेगा। हालांकि दोनों देशों की ओर से जो साझा बयान जारी किया गया है उसमें F-35 विमानों की खरीद का कोई जिक्र नहीं है। वहीं भारत के लिए एक सुखद खबर यह है कि मुंबई हमलों के दोषी तहव्वुर राणा को अमेरिका भारत को सौंपेगा, जो अभी अमेरिका की जेल में बंद है। मोदी के अमेरिका दौरे का ब्यौरा दे रही हैं आराधना। दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद नरेंद्र मोदी चौथे ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जिसने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि इस साल से हम भारत को सैन्य सामान की बिक्री कई अरब डॉलर बढ़ाने जा रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि हम वो रास्ता भी तैयार कर रहे हैं जिस पर आगे चलकर भारत को F-35 लड़ाकू विमान दिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, But BRICS was put there for a bad purpose, and most of those people don't even want to talk about it. बैठक से पहले उन्होंने भारत समेत सारे देशों के लिए आपसी शुल्क रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की, यानी जो देश अमेरिकी चीजों पर शुल्क लगाएगा उस देश की चीजों पर अमेरिका में भी शुल्क लगेगा। मोदी के बगल में खड़े होकर ट्रंप ने भारत की ओर से लगने वाले टैरिफ को अनुचित और बेहद कड़े बताते हुए इन्हें बड़ी समस्या तक कह दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश बातचीत के जरिए ट्रेड सरप्लस को भारत के हित में घटाने का रास्ता निकालेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक अमेरिकी पत्रकार ने भारत के उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में दर्ज मामलों के संबंध में सवाल पूछ लिया, तो मोदी ने उनका जवाब कुछ इस तरह दिया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए 2 देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। मोदी और ट्रंप की मुलाकात को लेकर भारत में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा थी वो ये कि क्या मोदी अमेरिका से लौटाए जाने वाले अवैध प्रवासियों और उनकी वापसी के तरीकों की चर्चा करेंगे। चर्चा तो हुई, लेकिन जिस अमानवीय तरीके से उन्हें अमेरिका ने भेजा है शायद उस पर नहीं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कहना था, The issue of illegal immigration is concerned. Yes, it did figure. विक्रम मिस्री कह रहे थे, जहां तक अवैध अप्रवासियों का मुद्दा है, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का रुख बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी भी देश में अवैध अप्रवासी भारतीय नागरिक साबित होते हैं तो हम उन्हें वापस ले लेंगे। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवैध अप्रवासियों की वापसी कहानी का अंत नहीं है। इस रैकेट को खत्म करने के लिए उन्होंने अमेरिका का सहयोग मांगा है। ट्रंप के साथ मोदी की मुलाकात में स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क भी शामिल हुए। अमेरिका के नए प्रशासन में मस्क की भूमिका ट्रंप के दाहिने हाथ जैसी है और उन्होंने अमेरिकी नौकरशाही को पूरी तरह बदलने की मुहिम शुरू की है। मोदी ने मस्क और उनके परिवार के साथ अकेले में भी मुलाकात की, जिसे लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। रिपोर्ट सुना रही थी आराधना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी पारी में जिस तरह से आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, उससे पूरी दुनिया में एक अजीब सी बेचैनी
की स्थिति है। भारत में भी उनके कई फैसलों को लेकर अफरा तफरी की स्थिति है, खासकर प्रवासी भारतीयों के मामले में जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। ऐसे में जब मोदी और ट्रंप की मुलाकात हो ही गई तो भारत के लिहाज से इस मुलाकात के क्या मायने हैं? यही सवाल पूछा मैंने वरिष्ठ पत्रकार और देशबंधु ग्रुप के एडिटर इन चीफ राजीव रंजन श्रीवास्तव से। जी बिल्कुल, आप देखिए 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं और आज 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी पहुंच जाते हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि उनकी मुलाकात उनके प्रिय मित्र से हो और उनकी मुलाकात आज एक संक्षिप्त यात्रा है लेकिन उनकी मुलाकात होती है। इस वक्त आप देखिए कि जब दुनिया के अलग अलग देशों में कॉन्फ्लिक्ट है, युद्ध की स्थिति है और रूस और यूक्रेन तो युद्ध कर रहे हैं, लेबनान देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, चाहे आप इजराइल और फिलिस्तीन देश लीजिए, बांग्लादेश में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, हर तरफ हालात जो हैं कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट वाले हैं। और ऐसे में दो देशों का लोकतांत्रिक, एक सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश अमेरिका और एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, इन दोनों के राष्ट्राध्यक्षों का मिलना अपने आप में बहुत बड़ी घटना मानी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चाहते थे कि उनकी मुलाकात हो, मुलाकात के बाद जो बातें हुई हैं वो भी हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं और उसमें अदानी के ऊपर भी पूछा गया है। लेकिन यहाँ बात सबसे बड़ी ये है कि भारत ने अमेरिका से या अमेरिका ने भारत से पाया क्या। लेकिन आपने बताया भी है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं उससे पहले भारत के ऊपर भी टैरिफ थोप दिया गया है। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध, जो डील्स हुए हैं, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डील की कॉपीराइट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पास है, लेकिन यहाँ जो डील है उसमें तेल, गैस, डिफेंस, टैरिफ, टेक्नोलॉजी, व्यापार, ये तमाम चीज़ें भारत के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं आने वाले समय में। भारत के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तहव्वुर राणा जो मुंबई हमलों के आरोपी हैं, अभियुक्त हैं, उनकी भारत को तलाश थी कि उनका यहाँ पर लाया जाए, उसके लिए भी अमेरिका राज़ी हो गया है। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जिसकी भारत में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, अडानी को लेकर जो उनसे सवाल पूछा गया प्रधानमंत्री मोदी से, उसका उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया, आपको क्या लगता है कि ये सवाल वहाँ पूछा गया? हालांकि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि ये व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर ये सवाल भारत में पूछा जाता तो उस पर प्रधानमंत्री की रिएक्शन इसी तरह से होती या कुछ और तरह से? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बाध्य कर दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खड़े थे, वो खुद इनवाइट कर रहे थे एक एक मीडिया पर्सन्स को कि अब आप। उसके बाद उन्होंने इतना ही नहीं, वो अपना सवाल तो ले ही रहे थे, फिर बोले अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से पूछिए। नरेंद्र मोदी वहाँ हक्का बक्का रह गए, क्योंकि अभी तक आपने देखा कि वो सवाल नहीं लेते थे। अमेरिका में भी पहली बार, इससे पहले उन्होंने बाइडेन के साथ शायद एक सवाल उन्होंने लिया था, लेकिन आज जो सवाल पूछे गए वो सवाल यहाँ साफ साफ दिख रहा था कि पहले से बताए हुए सवाल नहीं थे। और उसी में जो अडानी का मसला आया उसमें व्यक्तिगत सवाल नहीं लिए जाते हैं, और एक बात इन्होंने कही, और दूसरी बात ये भी कही कि दो देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो ऐसे सवाल या ऐसी बातों पे चर्चा नहीं करते हैं। ये कह के वो टाल तो जरूर गए, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल विपक्षी दलों के लिए छोड़ गए हैं। इसलिए राहुल गांधी ने तुरंत उन्होंने एक पोस्ट करके सोशल मीडिया पे हमला बोला है नरेंद्र मोदी के ऊपर। यानी साफ है कि ये जो आप सवाल कर रहे हैं कि अगर भारत में, क्या पहली बात तो है भारत में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नहीं। भारत में उनसे कोई सवाल पूछना चाहे तो वो वैसे लोगों को इंटरव्यू देते हैं जो लोग पहले से सवाल दिए जाते हैं जिनके पास, तो उसमें अदानी का नाम नहीं आएगा। लेकिन आज अदानी के बारे में जब पूछा गया तो हक्का बक्का जरूर रह गए होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके सामने अदानी का सवाल पूछा गया। अब वो क्या जवाब देंगे, वो जवाब सामने है, लेकिन इतना है कि दुनिया में अदानी के नाम पर, अदानी और नरेंद्र मोदी के रिश्तों की बात अब हो रही है, और ये चर्चा अब अमेरिका में भी हो रही है। आज जब अमेरिका के अखबार लिखेंगे तो ये सवाल को भी लिखेंगे, अदानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों की बात लिखेंगे। वो कैसे इसे व्यक्तिगत, और यही राहुल गांधी ने कहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मान गए कि उनके वो व्यक्तिगत संबंध हैं, यही तो बोलते हैं व्यक्तिगत संबंध है। और अब इनविटेशन दिया है प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को भी, अमेरिका के राष्ट्रपति को भी भारत आने का। भारत वो आते हैं अगर, उसके बाद
फिर इन रिश्तों का की व्याख्या कैसे होती है, क्या होते हैं, उस पर भी हम लोग देखेंगे, निगाह रहेगी। फिलहाल इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। और अब बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को खत्म करने की चर्चा के बीच अब ये खबर सामने आई है कि रूस ने यूक्रेन के परमाणु पावर प्लांट चेरनोबिल पर हमला किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि एक रूसी ड्रोन हमले ने चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट में क्षतिग्रस्त रिएक्टर के ऊपर स्थित रेडिएशन शेल्टर को नुकसान पहुंचाया है। इस हमले की वजह से आग लग गई, जिसे अब बुझा लिया गया है। पूरी जानकारी के साथ हैं अंशिता। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना था कि पावर प्लांट को नुकसान तो हुआ है, लेकिन शुक्रवार सुबह तक प्लांट के रेडिएशन स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि रात में हुए विस्फोट के कुछ ही मिनटों के भीतर अग्निशमन कर्मी और वाहन घटनास्थल पर पहुंच गए। इस हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 में युद्ध की शुरुआत हुई थी। तभी से अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ रूस का तनाव बढ़ गया था। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने इस युद्ध को खत्म करने की पहल शुरू कर दी है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ अब तक की पिछली चर्चाएं शांति योजना बनाने के लिए काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका से आने वाले संकेत मजबूत तो हैं, लेकिन उनमें एक रूपता नहीं है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में पहुंचने के कुछ ही देर बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन नाटो में रहना तो चाहता है और वो रूस के कब्जा किए गए क्षेत्रों को मान्यता नहीं देगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए यूक्रेन के इर्द गिर्द एकजुट होना होगा। रिपोर्ट सुना रही थी अंशिता। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। कार्यक्रम में अभी आगे है राजस्थान में मरु महोत्सव पर खास रिपोर्ट और जम्मू कश्मीर के लोगों से एक बातचीत। लेकिन उससे पहले बात करते हैं नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर होने वाली बैठक की। कानून मंत्रालय की ओर से देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC के चयन के लिए 17 फरवरी को 3 सदस्यीय कमेटी की बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चयन समिति की बैठक में शामिल होंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है और 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख रखी है। मौजूदा CEC राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी को खत्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त लहजे में कहा था कि यदि इस बीच कुछ होता है तो वो अदालत के फैसले के अधीन होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दूसरे निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 2023 में एक कानून बनाया गया था और उस कानून के तहत CEC की नियुक्ति पहली बार हो रही है। राजीव कुमार को मई 2022 में मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के कार्यकाल के दौरान कई विपक्षी नेताओं ने शिकायतें भी की थी और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि 19 फरवरी से पहले इस पर कोई चर्चा न हो। दरअसल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, जिसमें 2023 के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दूसरे निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित थी। 13 फरवरी को दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। रेडियो प्रेमी इस दिन का इंतजार करते हैं और रेडियो के साथ अपनी यादों और लगाव का जिक्र करते हैं। सोशल मीडिया के दौर में रेडियो को लेकर लोगों की सोच क्या है, ये जानने के लिए जम्मू कश्मीर में हमारी साथी मुफेरा ने कुछ लोगों से बात की। वर्ल्ड रेडियो डे के हवाले से हम कुछ मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा मोबाइल फोन के साथ और कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका रेडियो के साथ। क्या नाम है आपका? मुजफ्फर अहमद छजबली। आप जब छोटे थे तो आप रेडियो का इस्तेमाल करते थे? हमारे घर में 3 रेडियो थे, मेरे बाप के पास एक, दादा के पास और चाचा है हमारा एक, वो भी अच्छा रेडियो चलाता था। क्या क्या सुनते थे आप रेडियो? बस एक तो हम मौसीकी सुनते थे। आजकल इंतजार नहीं करते हैं, आजकल यूं दबाते हैं 1 मिनट में। अलबत्ता वो पुराना जो रेडियो था वो उसमें मज़ा अलग था। खबर सुनते थे, क्या हालात हो गई, क्या हो गया, या मतलब कुछ ऐसे भी मसले भी होते थे ना, 2-2 घंटे 3-3 घंटे हम इंतजार करते थे। मेरा नाम खुर्शीद अहमद है।
और कितनी उम्र होगी आपकी? 56 साल। रेडियो सुनते थे हम। मैं इस वक्त 56 बरस का हूँ। मैं पिछले 30-35 सालों से रेडियो सुन रहा हूँ। रेडियो में क्या खास सुनते थे आप? रेडियो में पहले तो यहाँ का जो कल्चर है, जो हमें विरासत में मिला है रेडियो, इसकी बहुत खूबियाँ है। हम अब भी रेडियो सुनते हैं। जहाँ तक हमारा बच्चों का ताल्लुक, वे भी रेडियो सुनते हैं। रेडियो में बहुत अच्छे प्रोग्राम थे, मौसीकी का, फनकारों का, गुलकारों का, मजहबी कुरान के बारे में यहाँ से बहुत सारी जानकारी मिलती थी। और हमारा कल्चर जो है रेडियो में बहुत अक्सर इसकी आराई होती थी। दरअसल सोशल मीडिया ज़्यादा आम हो गया है लोगों में। अक्सर घर में मोबाइल से काम लेते हैं, सब न्यूज़ इस पे आते हैं। रेडियो सुनना अब जो आज की जनरेशन है, ये रेडियो पसंद नहीं करते हैं। और अब बात राजस्थान के मरु महोत्सव की। सीधे ले चलते हैं आपको राजस्थान के रेतीले इलाकों में होने वाले इस महोत्सव में, जहां मौजूद हैं हमारे साथी अतुल सिन्हा। नमस्कार, डीबी लाइव रेडियो के इस ख़ास सेगमेंट में आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान के मरु महोत्सव में, जो जैसलमेर यानी कि यहाँ की जो गोल्डन सिटी है, वहाँ हर साल ये आयोजित होता है, ये मरु महोत्सव। और इस बार भी इस महोत्सव में अलग अलग तरीके के ढेर सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। आज इसका आखिरी दिन है, यानी 14 फरवरी को आज इसका आखिरी दिन है। 3 दिनों का ये महोत्सव हर साल होता है और इसमें अलग अलग तरह के आयोजन होते हैं। ख़ास तौर से ऊँटों की जो दौड़ होती है, वो सबसे दिलचस्प इसका जो पहलू है, उसका हिस्सा है। इस कार्यक्रम के जो संरक्षक हैं अवधेश सिंह, इस पूरे आयोजन के बारे में विस्तार से हमें बताया है। यहाँ करीबन इस बार 35 कैमल्स ने भाग लिया है और उनको 9 में बांट करके 4 हमने रेस कराई है। 4 के बाद में जो 5वीं रेस हुई थी, फर्स्ट सेकंड हमने छांट करके और ये फाइनल रेस को यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। और ये कैमल रेस बरसों से यहाँ जो हमारी वेलफेयर सोसाइटी है, सम कैंप एंड रिजॉर्ट वेलफेयर सोसाइटी, जो 167 कैंपों को रिप्रेजेंट करती है, उसके द्वारा ये आयोजित किया गया। इस महोत्सव में वैसे भी बड़ी संख्या में जो ऊंट संचालक हैं, जिनके पास अपना ऊंट है और जिनका पूरा का पूरा जीवन, पूरा का पूरा व्यवसाय ही ऊंटों की बदौलत चलता है और उनकी रोजी रोटी का यही एक सबसे बड़ा ज़रिया है। वो तमाम जो ऊंट चलाने वाले लोग हैं और उनके भरोसे रहने वाले लोग हैं, ऊंट पालक हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी यहाँ जो बसे हुए रिजॉर्ट्स हैं, उनके साथ उनका जो अपना टाई अप होता है, उसके साथ चलता है। उसमें उनकी अपनी मुश्किलें भी हैं, लेकिन वो इस पूरे मरु महोत्सव से बेहद उत्साहित रहते हैं। हमेशा उनको इसका इंतज़ार रहता है कि देश विदेश के अलग अलग क्षेत्रों से पर्यटक यहाँ आते हैं। ये सारी ज़मीन आपकी है? 8 बीघा। अच्छा। और इसी में खेत, इसी में रेस होता है? किराए पर देते थे। मेरा सूट वाले होते हैं, मेरा सलीम वाले 2-2.5 लाख रुपए देते थे साल के। अच्छा। खेती जितना उतना कुआं कसर निकल रहा है। इसके अलावा यहाँ हर रोज़ शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और राजस्थान के जो पारंपरिक कलाकार हैं, वो अपना कोई ना कोई गीत संगीत पेश करते हैं। आप इस वक्त सुन भी रहे होंगे, मेरे पीछे से आवाज़ आ रही है। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें ज़रूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। सुनिए हर शाम 7 बजे दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।